वेलकम बैक टू द चैनल डायनेमिक डोज। कैसे हो आप सभी? आज हमारा सेशन है कोलिनर्जिक ड्रग्स के ऊपर। इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स का बेसिकली ओवरव्यू लेंगे एंड मेन फोकस करेंगे हम उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। जल्दी से जल्दी जुट जाइए क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अभी रिसेंट में एक नोटिफिकेशन भी आया है कि जल्दी ही कुछ फार्मासिस्ट वैकेंसीज निकलने वाली हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। इसीलिए अभी से जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स जानने से पहले सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं नर्वस सिस्टम का, बिकॉज ये जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स है ये क्या है, ये बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ ए नर्वस सिस्टम। ठीक है, कैसे, कहाँ पे, क्या पर्पज है इसका, वो भी हम एक बार देखते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा बेसिकली आता है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? ये है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये किसमें आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब इसके अलावा जितने भी आपके नर्व्स हैं, यहाँ से ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी नर्व्स निकल रही हैं बाकी बॉडी पार्ट्स तक जा रहे हैं, वो सभी किसमें इन्वॉल्व होती हैं? वो सभी आते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। क्लियर? ये सभी जो नर्व्स हैं ये किस में आती हैं? ऑल द नर्व्स आर इंक्लूडेड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? सो दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका फर्दर डिवाइडेड है टू टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर। कौन कौन सा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, सोमैटिक का मतलब होता है वॉलेंट्री से, वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, यानी कि वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉकिंग, यू आर मूविंग योर हेड, यू आर मूविंग योर लेग, ये जो भी आप सोच समझ के जो मूवमेंट कर रहे हो वो सभी किसमें आती है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। जो आपके स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट आप कर रहे हो, एक्सरसाइज आप कर रहे हो, वो सभी क्या है? दीज आर सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो आते हैं, यानी कि वो मसल जो हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या आता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलेंट्री, वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ब्रीदिंग। ठीक है, आप ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, क्या आप मतलब आप उस पर ध्यान देना बंद कर दो? क्या आप सांस लेना छोड़ दोगे? नहीं ना। वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो चले जा रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट जो आपकी चल रही है वो भी क्या है? इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर मूवमेंट जो होती है देर आर इनवॉलेंट्री, यानी कि दीज आर नॉट इन योर कंट्रोल। अब जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर डिवाइडेड है टू टाइप्स में। कौन कौन सा? कौन कौन सा बताइए? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन सा इन्वॉल्व है? सिंपैथेटिक के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है वो आपका एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ये इन्वॉल्व होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन। क्लियर? ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कोलिनर्जिक भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन। क्लियर? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, या फिर सिंपैथो, क्या होगा? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। क्लियर? सेम ही मतलब है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, एसिटाइल कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, ये सभी क्या है? एक ही नेम्स। आई होप दिस इज क्लियर। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखा रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? सो आगे चलते हैं नर्वस सिस्टम के बाद। अब हम देखते हैं कौन कौन से रिसेप्टर्स आते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर। देखिए, इसके अंदर बेसिकली हमारे होते हैं दो तरह के रिसेप्टर्स, मस्केरेनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। क्लियर? अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और आपको रिसेप्टर्स पता होगा कौन सा कहाँ प्रेजेंट है, कौन से टाइप के हैं, तो आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस लगा पाओगे। मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हमारे होते हैं 5 टाइप्स के। कौन कौन से? M1, M2, M3, M4 एंड M5। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके दो तरह के होते हैं, NM एंड
इज इट क्लियर? सो देखिए यहाँ पे मेजरली हम जो बात करेंगे M1, M2 एंड M3 की करेंगे, क्योंकि M4 एंड M5 आपके इतने ज्यादा वाइडली स्टडीड नहीं है, इनके फंक्शंस, इनके जो एक्शंस हैं वो इतने बहुत अच्छे से इनका इलाबोरेट नहीं है, ठीक है। सो एग्जाम में भी बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के। लोकेशन आप ध्यान रख लेना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये लोकेटेड होते हैं। क्लियर? सो फोकस करेंगे M1, M2 एंड M3 मस्कुलिन रिसेप्टर्स पे। दूसरी चीज आप जो यहाँ पे ध्यान रखोगे, M1, M3 एंड M5, ये तीनों जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी यानी कि जो आपकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी को एनहांस करेंगे। क्लियर? जबकि M फॉर एग्जाम्पल आपकी सिक्रीशंस हो रही है तो उनको बढ़ाएंगे आपके, ठीक है, या जो भी है उन चीजों को क्या करेंगे, आपका एक्शंस को, जो फिजियोलॉजिकल ऑलरेडी फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको स्टिमुलेट करेंगे, एनहांस करेंगे। वहीं अगर हम बात करें M2 और M4 रिसेप्टर्स की, ये कैसे नेचर के होते हैं, ये होते हैं इनहिबिटरी। इनहिबिटरी क्योंकि हमारा मेन पर्पज है यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस करना, तो इसलिए ये आगे काम आएगा आपके, आगे आपको पता लगेगा कि M2 और M4 जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोसेसेस को इनहिबिट करते हैं, सप्रेस करते हैं, डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो M2 रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे होगा, हार्ट के ऊपर लोकेटेड है। सो ये क्या करता है, ये आपके हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्शंस को कम करता है M2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। क्लियर? सिमिलरली M4। इज इट ओके? तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया M1, M2, M3। अब एक बार इनकी लोकेशंस भी देख लेते हैं, क्लियर, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए M1 जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, M1 रिसेप्टर आपका लोकेटेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है मेमोरी के अंदर, कॉग्निशन, मोटर एक्टिविटीज, ये सब इसके मेजर फंक्शंस होते हैं। M2 रिसेप्टर जो कुछ हद तक ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है, HCl सिक्रीट करवाता है, लेकिन प्रीडोमिनेट क्या होता है, M1 रिसेप्टर बेसिकली CNS में, थोड़े बहुत होते हैं जी उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, अदरवाइज मेजरली ये आपका प्रीडोमिनेट करता है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात करें M2 रिसेप्टर्स की, सो दे आर लोकेटेड इन द हार्ट। याद रखना, हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर होता है, M2। M3 रिसेप्टर की अगर बात करें, सो M3 रिसेप्टर लोकेटेड है आपका स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स पे कौन सा लोकेटेड है, M3 रिसेप्टर्स, जैसे कि आईज, ग्लैंड्स, यूरिनरी ब्लैडर, तो इन सभी जगह पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है आपका, M3 रिसेप्टर। ब्लड वेसल्स, तो ये सभी क्या है, स्मूथ मसल्स है आपके। यहाँ पे कौन सा, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, M3 रिसेप्टर्स। M4 एंड M5 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। क्लियर? अब चलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, NM, NN, N। NM जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ लोकेटेड होता है, ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी कि नर्व्स जहाँ पे मसल्स को कनेक्ट करती हैं वहां पे ये आपका NM रिसेप्टर्स लोकेटेड होगा। NN रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। बेसिकली गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है, देखिए एक न्यूरॉन, सपोज ये आपका क्या है, ये एक नर्व है, ठीक है, ये दूसरी नर्व से कनेक्टेड है जिसके पास ये सिग्नल भेजेगी, तो बीच में क्या होता है, सिनेप्स, इन दोनों का कनेक्शन पॉइंट बेसिकली। सो इसी कनेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन पॉइंट को बोलते हैं गैंग्लिया। सो इस गैंग्लिया पे क्या प्रेजेंट होता है, इस गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है NN रिसेप्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि NN रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चले आगे, लोकेशंस क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं आगे। सो देखिए यही चीज जो मैंने आपको पीछे बताई है वही यहाँ पे दे रखी है आपको। सो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? तो आगे चलते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। कौन कौन से ड्रग्स हैं जो निकोटिनिक, जो हमारे कॉलिनर्जिक ड्रग सिस्टम के अंदर आते हैं, यानी कि कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट बेसिकली, ठीक है। तो चलिए क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं।
देखिए ये बेसिकली हमारे दो तरह के हैं, ये अगेन कोलिनर्जिक ड्रग्स, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग, अब डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हमारे कौन से आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हमारे आ जाते हैं जितने भी हमारे एगोनिस्ट हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इसके अंदर आ जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में कौन से आ जाएंगे, देखिए एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, कौन सा, कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम, जैसे नाम से पता चल रहा है कि एसिटाइल कॉलिन को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज, ब्रेक डाउन कर देगा। सो उस एंजाइम को ये इनहिबिट करते हैं, सो इनको हम बोलते हैं क्या, एंटी कॉलिन एस्ट्रेज, एंटी कॉलिन एस्ट्रेज ड्रग्स। सो ये उस ड्रग को इनहिबिट कर देंगे और वो हमारे एसिटाइल कॉलिन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली एसिटाइल कॉलिन की डिप्लीशन को ये रोकते हैं। तो काम इनका भी क्या है, एसिटाइल कॉलिन को बढ़ाना, उसके फंक्शन को एनहांस करना। सो इसीलिए दीज आर इनडायरेक्ट एक्टिंग। इज इट क्लियर? सो दो तरह के होते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग, दैट इज एंटी कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। सो अब यहाँ पे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर देख लेते हैं। सो दीज आर, इसके अंदर आते हैं आपके, वन सेकेंड, कुछ तो है जिनका नेचर क्या है, एस्टर्स, कॉलिन एस्टर्स है बेसिकली, कॉलिन एस्टर्स, एंड कुछ का नेचर क्या है, एल्कोलॉइड नेचर के हैं। सो देखिए कॉलिन एस्टर्स में जो आएंगे वो कौन से होंगे, एसिटाइल कॉलिन, एसिटाइल कॉलिन, मेथाकॉलिन, कार्बाकॉल एंड बेथानिकॉल। अगर एल्कोलॉइड्स की बात करें, सो एल्कोलॉइड्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, मस्कैरिन, मस्कैरिन, पिलोकार्बिन एंड एरिकॉलिन, ये आपके हो गए एगोनिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। एंटीकोलिनेस्ट्रेज के अंदर एक थोड़ी सी लंबी लिस्ट है आपकी, ठीक है। सो वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। एंटीकोलिनेस्ट्रेज, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू, अभी हमारा मेन फोकस है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसका ओवरव्यू एक बार देखने का। सो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द निमोनिक्स। इफ यू वांट यू कैन टेल मी, यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपको निमोनिक्स रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के तो आई विल प्रोवाइड। सो देखिए एंटीकोलिनेस्ट्रेज में कौन से आ जाएंगे, एक तो होते हैं रिवर्सिबल, जो एंजाइम को रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। रिवर्सिबल यानी कि कुछ टाइम बाद आपका जो एंजाइम है वो रिवाइव कर जाएगा, फिर से रिवाइव हो जाएगा। लेकिन कुछ होते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जो कि एंजाइम को परमानेंटली किल कर देगा, वो एंजाइम फिर से रिवाइव नहीं हो पाएगा। सो इसके अंदर बेसिकली आपके आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। कौन कौन से, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स, ये आते हैं इरिवर्सिबल के अंदर, जो कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की तरह भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल के अंदर आते हैं आपके कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स, कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स। क्लियर? अब जल्दी जल्दी से एक बार इनके ड्रग्स देख लेते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इनके अंदर आते हैं। सो देखिए इसके अंदर जितने भी स्टिग्मिन है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, रीवास्टिग्मिन, ठीक है, पायरिडोस्टिग्मिन, ये सभी किसके अंदर आएंगे, आपके कार्बामेट्स यानी कि रिवर्सिबल के अंदर। नॉन कार्बामेट्स के अंदर कौन सा आ जाएगा, एड्रोफोनियम, टेक्रिन, डोनेपाजिल एंड गैलेंटामिन।
सो ये ध्यान रखना है, ये सभी क्या है हमारे, दीज आर रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी कि ये एंजाइम से बाइंड करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे कुछ टाइम के लिए और उसके बाद एंजाइम फिर से हमारा रिवाइव। एक चीज और याद रखनी है, ये देखिए जो हमारा एंजाइम है ना, ये जो हमारा कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। सपोज ये आपका क्या है, ये आपका कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो कि एस्टाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। सो इसके ऊपर ना दो साइट्स होती हैं जहाँ पे ये ड्रग बेसिकली बाइंड करते हैं। एक तो साइट होती है एनायनिक साइट, एनायनिक साइट, और एक इस पे साइट होती है कौन सी, एस्टेरिक साइट, एस्टेरिक साइट। सो देखिए जो भी ड्रग जो रिवर्सिबली हमारा इनहिबिट करते हैं ड्रग को, वो किस पे बाइंड करेंगे, वो एनायनिक साइट पे बाइंड करते हैं। और जो भी इरिवर्सिबली हमारे ड्रग को इनहिबिट करेंगे, एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, वो कौन सी साइट पे बाइंड करेंगे, वो एस्टेरिक साइट पे बाइंड करके स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं और हमारे एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिट कर देते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के, कौन कौन सा आएगा। सो इसके अंदर हमारे आएंगे जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, नर्व गैसेस हैं, वो सभी हमारे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं एंजाइम के। सो कार्बराइल, प्रोपॉक्सिल, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लॉज, इकोथियोफेट, मैलेथियोन, डायाजियोन, टैबुन, सेरिन एंड सोमन। ये तीनों क्या है, टैबुन, सेरिन एंड सोमन, ये तीनों हमारे नर्व गैसेस हैं, नर्व गैसेस। क्लियर। और जो ये मैलाथियोन है, इट इज बेसिकली प्रेफर्ड एज ए इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। कैसे काम करते हैं, जो हमारा एंजाइम है, कॉलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, उसके एस्टेरिक साइट पे बाइंड करके एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिट कर देते हैं। यही क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप बेसिकली यही कवर कर चुके हो कि ये कैसे एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, कौन सी साइट पे बाइंड करके कैसे कैसे काम करते हैं। डन। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग की, जो भी हमने पढ़े थे ना, पिलोकार्पिन, मस्कैरिन, बेथानिकॉल, मेथानिकॉल। सो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। सो हमें पता है वो रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगे, कौन से रिसेप्टर, M1, M2, M3, M4 या NM या N, ये रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स कैसे नेचर के होते हैं, देखिए जितने भी मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। जब मैंने आपको फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो उसके अंदर सभी तरह के रिसेप्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हो फिर से रिवाइज करने के लिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अगर आपको और भी रिसेप्टर्स देखने हैं तो आप वहां से देख सकते हो। सो मस्करिनिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, दीज आर स्लो। स्लो क्यों बोला गया है, क्योंकि इनका जो इफेक्ट देखने को मिलता है कुछ घंटों में देखने को मिलता है, तो इसलिए स्लो है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स मीडिएटेड है। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ड्रग किसकी तरह काम करता है, एक लिगेंड ऐसा तो। अब वो किससे बाइंड करेगा, वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा। रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है, M1, M2, M3, M4, M5, ये सभी क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो रिसेप्टर है ये क्या है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना इसका, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, कि मेम्ब्रेन से जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके 7 बार क्रॉस होता है, ठीक है। मैंने अगेन आपको बोला है, ये देखने के लिए आप फार्माकोडायनेमिक्स वाला लेक्चर देख सकते हो, अच्छे से आपको डायग्राम के साथ क्लियर हो जाएगा। सो ये जो आपका रिसेप्टर होता है यहाँ पे बाइंड कर, बाहर जो होती है मेम्ब्रेन के बाहर इसकी लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे आपका ड्रग बाइंड करता है। एंड अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वहां पे क्या होता है, आपकी आपकी जी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बेसिकली जी प्रोटीन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया अगर M1, M3 और M5 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा ड्रग, तो इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी, यानी कि कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी, जो स्टिमुलेट करेंगी, जो एक्साइटेटरी है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका
जी क्यू, कौन सी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा? जी क्यू, M1 M3 एंड M5 के केस में। सो जी क्यू प्रोटीन जो है आपका, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट होने के बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं इस प्रोटीन से, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, 3 सब यूनिट्स होती हैं। तो जैसे ही इनएक्टिवेटेड स्टेट में तीनों एक साथ होती हैं, और अल्फा से क्या अटैच होता है? अल्फा से जीडीपी। इज इट क्लियर? सो जैसे ही यहाँ पे ये आपका लिगेंड बाइंड करता है, ये जी क्यू प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, एंड अल्फा बीटा गामा यूनिट्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे। अब जैसे डिसोशिएट होंगी, सो अल्फा के पास क्या था? पहले जीडीपी था, तो ये जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट टू जीटीपी। क्लियर? जीडीपी विल कन्वर्ट टू जीटीपी। अब ये जो अल्फा सब यूनिट है किसको एक्टिवेट करेगी? ये एक्टिवेट करेगी आपके एडिनाइल साइक्लेज। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? कौन सा प्रोटीन है? जी क्यू प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन यहाँ पे जी एस होता, जी एस यानी कि स्टिमुलेटरी प्रोटीन होता, जी एस वाला प्रोटीन होता, तो ये आपका एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता। लेकिन अब मुझे आप बताइए, अगर आपने फार्माकोडायनेमिक्स वाला लेक्चर देखा है, तो जी क्यू अगर प्रोटीन है तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा? बताइए जल्दी। सो अगर जी क्यू प्रोटीन है, जी क्यू M1 M3 M1 M3 एंड M5 जो है ये एक्साइटेटरी है, कौन से प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं? जी क्यू प्रोटीन के थ्रू। सो जैसे ही ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा आपके कौन से एंजाइम को? फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। और ये एंजाइम क्या करता है? आपकी मेम्ब्रेन में, जो आपके सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, PIP2। इसको ब्रेक कर देता है किसमें? IP3 एंड डैग में। IP3 क्या होता है? आयनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट, एंड डैग इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब IP3 क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये क्या करता है? मेम्ब्रेन से अंदर साइटोसोल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, साइटोसोल के अंदर आ जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर क्या होता है? कैल्शियम का स्टोर होता है, सो वहां से कैल्शियम को बाहर सेल के अंदर निकलवाता है। ठीक है, कैल्शियम को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से आपको एक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ग्लैंड सिक्रीशन, ये सभी एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो डैग है, डैग क्योंकि लिपिड सॉल्युबल नेचर का होता है, लिपिड लविंग होता है, तो लिपिड में ही रहता है। लेकिन ये क्या करता है? कैल्शियम की हेल्प से फॉस्फोकाइनेज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। और फर्दर ये एंजाइम भी इस तरह के हमारे फर्दर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी करने में हेल्प करता है। इज दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर टू यू? M1 M3 एंड M5 रिसेप्टर जो है वो एक्साइटेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। कौन सी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं? GQ प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं। और GQ जो है वो किसको एक्टिवेट करती है? फॉस्फोलाइपेज सी। अभी देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, लेकिन अगर आप मेरा फार्माकोडायनेमिक्स वाला लेक्चर देख लेते हो कंप्लीट, ठीक है, जिसमें मैंने सभी तरह के रिसेप्टर्स पढ़ाए आपको, तो वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करेगा रिसेप्टर से, एक्टिवेट करेगा GQ प्रोटीन्स को। अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का एग्जांपल दिया है मैंने। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के जितने भी एगोनिस्ट है, फॉर एग्जांपल बेथानिकोल है, मेथाकोलिन है, कार्बाकोल है, पिलोकार्पिन है, ये सभी इसी तरह से काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे पिलोकार्पिन है, पिलोकार्पिन बेसिकली यूज किया जाता है आई ड्रॉप्स की फॉर्म में। और आइस के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है आपका? M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करेगा? वहां पे कैसे काम करेगा? GQ प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको? फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को, वो ब्रेक डाउन करेगा PIP2 को IP3 और डैग में। स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, ग्लैंड का सिक्रीशन करवाएगा। किस किस में यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड इन द ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलते हैं इफेक्ट? ब्रोंक्यूल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन, सलाइवेशन, मियोसिस एंड अदर cholinergic effects. Is this clear? ठीक है, ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन M1 M3 एंड M5 का। अगर हम M2 एंड M4 की बात करें, तो मैंने आपको बताया था ये इनहिबिटरी होते हैं। सो ये कौन सी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे? GI यानी कि इनहिबिटरी प्रोटीन।
क्लियर। सो जीआई प्रोटीन जैसे ही वो होगा, एक्टिवेट होगा, ये किसको करेगा, आपका जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अगर जी स्टिमुलेटरी होता तो एक्टिवेट कर देता, लेकिन इनहिबिटरी है तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और एंजाइम इनहिबिट हो गया तो साइक्लिक एएमपी भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर इट विल लीड टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए हमारे क्या क्या होती है, जब भी कभी पोटेशियम चैनल ओपन हो जाए या क्लोराइड चैनल एंटर हो जाए, तो इन दोनों से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन यानी कि आपका जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। फाइनल इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, एंड कंडक्शन जो होगी हार्ट की वो डिक्रीज हो जाएगी। सो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ M2M4 रिसेप्टर्स। अगर हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो ये कैसे नेचर के होते हैं, दीज आर द फास्ट, यानी कि इनका जो इफेक्ट है वो सेकेंड्स टू मिली सेकेंड्स के अंदर देखने को मिलता है, यानी आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। अब पीछे जो हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ा, वहां पे सेकेंडरी मैसेंजर्स डेवलप होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन है, जैसे कि कैम, IP3, डैग, कैल्शियम, ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, फिर हमारा इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसे कैस्केड ऑफ सीरीज नहीं है, डायरेक्ट हमारा लिगेंड जो है ड्रग है वो हमारा रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड डायरेक्टली चैनल को ओपन कर देगा, और चैनल में क्या हो जाएगा अल्टीमेटली आपका, क्योंकि एक्साइटेटरी है तो सोडियम चैनल एंटर करेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, सोडियम हमेशा क्या करता है, एंटर करता है, पोटेशियम हमेशा क्या करता है, एग्जिट करता है, क्लोराइड हमेशा क्या करता है, एंटर करता है, कैल्शियम हमेशा क्या करता है, एंटर करता है, सिर्फ पोटेशियम ऐसा है जो एग्जिट करता है। सो ये क्लियर हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो ये है हमारी कंप्लीट समरी। जो मस्करिन रिसेप्टर्स होते हैं वो स्लो होते हैं, फंक्शन क्या होता है, एसिटाइलकोलिन बाइंड किया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे, सेकेंडरी मैसेंजर्स डेवलप किए एंड सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिला। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं फास्ट होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स उससे बाइंड किए, आयन चैनल्स को ओपन किया, डिपोलराइजेशन हुआ, रिएक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आखिरी में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, सो एक है आपका एनएम रिसेप्टर्स, जो कि स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स पे। अब इनका अगर अब से सिलेक्टिव एगोनिस्ट पूछ लिया जाए, ठीक है, सिलेक्टिव एगोनिस्ट कौन होगा इनका, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो इट इज PTMA। PTMA क्या फुल फॉर्म है इसकी, फिनाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम। क्लियर, ये क्या है इसका, एनएम रिसेप्टर का सिलेक्टिव एगोनिस्ट होगा। अगर इसका एंटागोनिस्ट की बात करें, एंटागोनिस्ट क्या होगा, देखिए एंटागोनिस्ट होंगे मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ये स्टिमुलेट करेंगे, पीटीएम स्टिमुलेट करेगा, और इसको रिलैक्स कौन करेगा, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जो कि कुरारे होते हैं, ट्यूबो कुरारेन, ठीक है, बंगैरो कुरारेन। सो ये सभी क्या होते हैं, इसके एंटागोनिस्ट हो जाएंगे। सो इसके लिए आप मेरा चैनल वीडियो देख सकते हो, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स का। क्लियर, उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स वहां से ये हो जाएगा, जो कि एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। अगर हम बात करें एनएन रिसेप्टर्स की, और देखिए एगोनिस्ट जिसका, और एक तो पीटीएम में तो है ही है, साथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि निकोटिन रिसेप्टर है, सो निकोटिन जो है वो भी इसका एक एगोनिस्ट है, निकोटिन। क्लियर। अब आते हैं एनएन रिसेप्टर्स पे। एनएन रिसेप्टर्स क्या है आपके, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर, गैंग्लियोनिक सेल चाहे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ऊपर हो, ये हर कहीं मिलेगा। गैंग्लियन का क्या बताया था, दो नर्व्स हैं, उनका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो गैंग्लियन होता है, वहां पे एनएन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका हम सिलेक्टिव एगोनिस्ट की बात करें तो क्या होगा, एक तो आपका निकोटिन हो गया,
ठीक है। अब निकोटिन क्या है, देखो निकोटिन आपका नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट है बेसिक, क्योंकि एनएन पे भी बाइंड करेगा और एनएम पे भी। लेकिन अगर मैं सिलेक्टिव एगोनिस्ट की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीएमपीपी। डीएमपीपी, डीएमपीपी की फुल फॉर्म क्या है, डाई मिथाइल फिनाइल पिप्राजीनियम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कई बार बन जाता है कि डीएमपीपी आपके कौन से रिसेप्टर का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है, एनएम का या एनएन का। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है। तो कोई ट्रिक देख सकते हो आप कोई कि कैसे आपको याद करना है ये। ठीक है। देखो ऐसे याद कर सकते हो इसको, जो मैंने अभी सोचा है, यहाँ पे क्या है, डबल एन। डबल एन है ना, सो डबल एन है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डबल होगा, तो यहाँ पे क्या है, डबल पी है। सो डीएमपीपी किस में होगा, डबल एन वाले में। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी देख सकते हो। अब देखते हैं एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट इसकी अगर बात करें, एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा, हेक्सामिथेनियम। हेक्सामिथोनियम एंड ट्राई मिथोफैट। क्लियर। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दी। क्लियर। अब देखिए कुछ मैं आपको एक बार ड्रग से रिलेटेड बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका पिलोकार्पिन, कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट है ये आपका, है ना। ये बेसिकली आपके आई ड्रॉप्स के फॉर्म में दिया जाता है एंड ये क्या कॉज करवाता है, मियोसिस कॉज करवाता है। कितनी परसेंटेज से अवेलेबल होता है, 0.5% टू 4% तक इसका आई ड्रॉप्स अवेलेबल है बेसिकली। ठीक है, जो ये दिया जाता है। इसके अलावा एक है आपका बेथानिकॉल। बेथानिकॉल जो है देखिए वो दिया जाता है आपका, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, अगर आपका आपको यूरिन रिटेंशन हो रहा है ना, स्टूल्स पास नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में बेथानिकॉल दिया जाता है। ये क्या करता है, आपकी जो डिट्रूसर मसल्स हैं ब्लैडर की, उनको क्या करवाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा एंड स्फिंक्टर को जो क्या करवाएगा, स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाएगा, जिससे कि आपका रिटेंशन ना हो, स्टूल्स इजीली पास आउट हो जाए। सो बेथानिकॉल बेसिकली किस पे एक्ट करेगा, M3 रिसेप्टर्स में। ये रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड होते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर पे। इज इट क्लियर। नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन जो हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ था वो, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना। सो नियोस्टिग्मिन बेसिकली यूज किया जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट द एनएम रिसेप्टर्स। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आयन प्लेट पे एनएम रिसेप्टर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो रिसेप्टर्स आपके बेसिकली डिक्रीज होने लग जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी मसल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। ठीक है। सो ये इसका रिवर्सिबल कौन होगा, उसके लिए ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाता है, नियोस्टिग्मिन ड्रग। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज की लेक्चर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मुझे अपना अगर आपको निमोनिक्स चाहिए पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर आपका ड्रग्स के, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द निमोनिक्स ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सो